तो स्पोर्ट्स तक आज का एजेंडा में स्वागत है आप सभी का। और क्योंकि ये न्यू ईयर्स ईव है, आज 31 है, हम सब तो ऑफिस में हैं, लेकिन आप लोग उम्मीद करते हैं कि या तो पार्टी की तैयारियां कर रहे होंगे, कुछ लोग पार्टी में पहुंच चुके होंगे, जो हमें सुबह देख रहे हैं उनको न्यू ईयर। तो आप लोग भी विश कर दीजिए और दुनिया के हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि दुनिया के कुछ देशों में हो चुका है 2023 आ चुका है और कुछ देशों में कुछ ही घंटों में बस शुरू होने वाला है जी। और विक्रांत सर भी हमारे साथ है, तो सबसे पहले सर आप भी विश कर दे परिवार के लोगों को, उसके बाद शुरू करते हैं। बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही कहा, पता नहीं चला ये साल कब आया कब चला गया। बल्कि मैं अभी आज देख ही रहा था कि तकरीबन इसी तरह के दिन थे, इसी तरह का मौसम था। जनवरी के महीने में ओमिक्रॉन, आपको याद होगा, वेव आई थी। और आज मतलब शायद ऐसा लगता है कि ठीक है, चाइना में या फिर बाकी जगहों पर एक बार फिर एक और वेव आ रही है। लेकिन चूंकि वैक्सीनेशन वगैरह हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि हम लोग शायद वो जो डर था उससे आगे निकल गए हैं। डर रहना चाहिए, लेकिन उस डर से आगे निकल गए हैं। और उम्मीद यही करते हैं कि ये जो 2023 होगा, ना सिर्फ खेल के मैदान में भारत को जीत मिले, बल्कि पूरे मुल्क को ये कोविड से निजात जरूर मिल जाएगा। बिल्कुल, बट अगेन वही बात है कि आपको लापरवाह नहीं होना है सिर्फ ये सोचकर कि हमको वैक्सीन या बूस्टर डोज लग चुका है तो आप मास्क लगाएं और वही सारी चीजें अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। खैर, अब आज बात हम ये करने वाले हैं एजेंडा में कि 1 तारीख यानी कल जो मीटिंग होने वाली है बीसीसीआई की रिव्यू मीटिंग, जिसमें पूरे साल क्या हुआ, T20 वर्ल्ड कप में आपने क्या किया क्या नहीं किया, उस सब के बारे में पोस्टमार्टम होगा उसका। राहुल द्रविड़ वहां पर होंगे, रोहित शर्मा होंगे। सर, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछूंगी कि ये 1 तारीख क्यों चुनी गई, क्योंकि इस मीटिंग का इंतजार लंबे वक्त से हो रहा था। तो ये जाते वाले साल आप सब याद कीजिए, जितने लोग हैं, कि वो हर बार कहते हैं ना, आपका न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन क्या है। हाँ। तो हर कोई रेजोल्यूशन लेता है, या फिर कोई चीज होती है कि मैं जिम शुरू कर दूंगा, मैं अच्छी डाइट शुरू कर दूंगा, है जी। और उसके लिए भी आप तारीखें चुनते हैं। मैं 1 तारीख से कर दूंगा, मैं संडे से कर दूंगा, मैं नए साल से कर दूंगा। तो भाई इस बार तीनों चीजें एक साथ आई हैं। नए साल का पहला दिन यानी कि 1 तारीख, वो भी संडे को है। तो उन्होंने कहा भी ठीक है, अपना जो 2022 में हो गया उसको 2022 में छोड़ाते हैं, अब 23 में। बट मुझे लगता है कि ये साल भारत के लिए ना बिटर स्वीट था, अगर आप सिर्फ क्रिकेट के लिहाज से देखें। ठीक ठाक चल रहा था, ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जो एशिया कप में इंडिया की हार हुई, मुझे लगता है कि वहां से हम हिल गए। और शायद इस फॉर्मेट में इंडिया की गलती यह थी कि हमने फियर ऑफ फेलियर के साथ खेला। फियर ऑफ फेलियर एक ऐसा लफ्ज है जो हम कह तो देते हैं, लोगों को समझ नहीं आता। लेकिन हम लोग पिछले 2 साल से इस पर चर्चा कर रहे थे कि यार ये फियर ऑफ फेलियर आ जाता है, आ जाता है, आ जाता है। आपको T20 फॉर्मेट को डीलिंक करना चाहिए था, आपने नहीं किया। उसका वर्ल्ड कप आप हार गए। अब वर्ल्ड कप हारने के बाद से बातें तो चली रही थी राशिका की, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। T20 में आपका नया कप्तान भी आ गया। तो आई थिंक इट इज टाइम कि हम लोग इस साल हुई गलतियों से सीख के अगले साल में जाएं। पर सर ये भी कहते हैं ना कि यार पहले दिन आप जो करोगे साल भर फिर वही करते हैं। तो कम से कम उम्मीद करते हैं कि साल भर पोस्टमार्टम का मौका ना मिले, क्योंकि इस साल हमें तीनों फॉर्मेट की तैयारी रखनी है। आपके पास WTC है, आपके पास T20 की तैयारी आपको अभी से शुरू कर देनी है, क्योंकि नया कप्तान, नए अंदाज, नए फॉर्मेट की फिर से वो बात होगी कि नया अपना सोच क्या है। प्लस आपके पास अपने घर में आपके पास 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, तो चैलेंजेस मतलब कम नहीं है, हर फॉर्मेट के चैलेंजेस हैं। और जो हम पिछले 1 साल से सुन रहे हैं कि हमारा एक अलग टेम्पलेट होगा, आपको टेम्पलेट को एग्जीक्यूट करके दिखाना है कि इस फॉर्मेट में ये कप्तान, ये टेम्पलेट और फिर ये रिजल्ट, जो सबसे अहम बात। बहुत जरूरी होगा कि इसे सेगमेंटाइज किया गया। जैसे अब देखिए हमारे दफ्तरों में होता है ना, आप जैसे आज तक का ऑफिस है, तो आज तक के ऑफिस में एक क्राइम टीम होगी, एक स्पोर्ट्स टीम होगी, एक आउटपुट टीम होगी, एक असाइनमेंट टीम होगी, और हर कोई अपना अपना ध्यान रखता है कि ठीक है यार, हम ये बना रहे हैं, आप वो बना रहे हैं। सिमिलरली मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना आपको सेगमेंटाइज करना होगा अपनी इंडियन क्रिकेट को, तीनों फॉर्मेट्स को सेगमेंटाइज करने का मतलब होगा कि ओवरलैपिंग जितनी कम हो उतना अच्छा, क्योंकि आपके प्लेयर ओवरलैपिंग भी करते थे और फिर कहते थे हम थक भी गए हैं, तो हम एक काम करते हैं यार, ये 2 सीरीज नहीं खेलेंगे। सो अब आप अगर सेगमेंटाइज उसको कर देंगे, आप T20 को अलग सेगमेंटाइज करेंगे, तो T20 वाले प्लेयर थोड़े से ऐसे होंगे जो ODI खेलेंगे, जाहिर तौर पर है। लेकिन T20 वाले सारे प्लेयर टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे,
तो वो 2 फॉर्मेट खेल रहे हैं। सिमिलरली जो वनडे वाले कुछ प्लेयर्स होंगे वो टेस्ट खेल रहे होंगे, और टेस्ट वाले बहुत कम ऐसे प्लेयर होंगे जो दोनों फॉर्मेट और भी खेल रहे होंगे। तो उस लिहाज से आपको सेगमेंटाइज करना होगा, आपको कहना होगा कि ठीक है यार, ये है आपका वर्कलोड मैनेजमेंट। भाई आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, एक टेस्ट मैच आप बाहर नहीं बैठोगे। आप वनडे खेल रहे हो, आप एक वनडे मैच बाहर नहीं बैठोगे। आप T20 खेल रहे हो, आप एक T20 मैच बाहर नहीं बैठोगे। तो ये करना पड़ेगा। प्लस मुझे लगता है कि इस मीटिंग में, या जो भी आप इसे कहें, नई चीजें निकल कर आनी चाहिए कि अब वो अलग क्या कर सकते हैं, इन द सेंस कि क्या आप T20 में एक अलग कोच की तरफ जा सकते हैं, या एक असिस्टेंट कोच की तरफ जा सकते हैं जिसका काम सिर्फ T20 हो, और वो भले राहुल द्रविड़ को रिपोर्ट करता हो। ये नई चीज, एक नई चीज मैं और देखना चाहता हूं, सिलेक्टर्स के हाथ में थोड़ी सी पावर देखना चाहता हूं। क्या उनको जब 15 चुन ली जाती है, 11 में वोट मिलेगा? स्पेशली जब आप बाहर जाते हो, ट्रैवल करता है सिलेक्टर, क्या उसकी कोई से होनी चाहिए? तो ये चीजें हैं, और मुझे लगता है कि कभी कभी बहुत जरूरी होता है कि किसी मुल्क की प्रोग्रेस में, क्रिकेट की प्रोग्रेस में, आप गलतियों से, जैसे मैंने कहा, सीखें। आपने गलतियां की हैं, सबसे पहले आप एडमिट तो करें। मुझे तो ये पता चला उस दिन भी, जिस दिन आपकी सिलेक्शन हो रही थी ये T20 और वनडे टीम के लिए, उसमें भी कुछ दलों का ये कहना था कि अरे नहीं नहीं, प्लेयरों को आप रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए क्यों कह रहे हो? अरे नहीं, ये फास्ट बॉलर रणजी ट्रॉफी खेलेगा तो कैसे होगा? अरे वो 20 ओवर डालेगा। अरे भाई, आप फास्ट बॉलरों को बॉल नहीं डलवाओगे तो वो कहां से बॉल डालेंगे? तो दूसरी सबसे बड़ा जो चैलेंज इंडियन क्रिकेट के लिए है, वो है इंजरी मैनेजमेंट। क्यों लगती है चोटें, कैसे लगती है चोट, रिकवरी का क्या है, रिहैब का क्या है? तो ये सारी चीजें भी आपको तय करनी होगी। सर, इसमें मेरा ये सवाल है आपसे कि ये रिव्यू मीटिंग हम इसको कह रहे हैं, जिसमें रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ होंगे, ये मालूम है हमें। क्या इसमें हार्दिक पांड्या भी होंगे, जिनको हम ये मानकर चल रहे हैं कि वो अब आपके आने वाले कप्तान हैं, क्योंकि शायद उनका रहना जरूरी है अगर आप पुरानी गलतियां वापस नहीं दोहराना चाहते हैं तो उनका, क्योंकि हमने पहले भी सुना है, आपने भी बताया कि हार्दिक उन मीटिंग्स में कई बार ये चीज खुलकर बोल चुके हैं कि यार T20 में ये चाहिए वो चाहिए। तो क्या हार्दिक भी रहेंगे वहां पर, या उनको रहना चाहिए आपके हिसाब से? और रहना चाहिए, रिव्यू मीटिंग है, बट मुझे अभी इस बात की इत्तला नहीं है कि वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। सर, मैं ये कह रहा था कि रिव्यू मीटिंग है तो मतलब ठीक है, आप पीछे की हार की चर्चा करेंगे, लेकिन आगे का भी आप उसमें चर्चा जरूर होगी कि अब अगले आने वाले वर्ल्ड कप में आपको क्या करना है। तो उसमें भी हार्दिक का होना जरूरी है, क्योंकि होना चाहिए उनको, होना चाहिए। T20 की कप्तानी तो वही कर, आपने बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, होना चाहिए। आइडियली हार्दिक भी होने चाहिए, और मुझे तो लगता है चूंकि आपकी सिलेक्शन कमेटी नहीं बनी है तो आइडियली चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी होनी चाहिए। मुझे आई एम नॉट वेरी श्योर कि उनको, चेतन शर्मा को बुलाया है उनको कि नहीं बुलाया, लेकिन अगर वो होंगे तो वो भी वाजिब बात है। क्योंकि देखिए, सिलेक्शन भी सबसे ज्यादा सवाल तो बड़ा आसान हो जाता है ना, सिलेक्टरों पे उठा देते हैं कि जी सिलेक्टर गलत थे। पर सिलेक्टर कैसे गलत थे? सिलेक्टर से जो आपने मांगा वो उन्होंने दे दिया, तो 11 तो सिलेक्टर्स नहीं खिलाते हैं ना। वही मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, तो उनका एक कम्युनिकेशन पॉइंट होना, वो हुक होना बड़ा जरूरी है। आपने हार्दिक की बात की, आई थिंक वाजिब बात है। अगर अगेन आई डोंट नो, मे बी हो सकता है उनसे भी बात हो, बट होना चाहिए, उनको भी होना चाहिए। सिलेक्टर्स की गलती है ना सर, ऐसे मैं बताती हूँ, हम ही तो यहाँ बैठकर बात करें ना कि सिलेक्टर्स अब कुछ ऐसे हो जो अपने हाथ में थोड़ी पावर रखे और वो कोच को या कप्तान को ये बोल सके कि नहीं, हमारे हिसाब से ये प्लेयर होना चाहिए, ये नहीं। तो वो चीज उनकी गलती बट राशिका, उसके लिए उनको अथॉरिटी होनी चाहिए ना कि वो इतनी बातें रख सके। वही मैं कह रही हूँ कि अभी तक हमने क्या, अब जैसे उनको अथॉरिटी दी गई, उन्होंने कप्तान बदल के दिखाया ना, बात को ऊपर रखे। ये चीज पहले नहीं हो रही थी। उनकी बात ये भी है कि उनके हाथ क्या बंधे हुए हैं, क्या उनको आजादी मिली है, और अगर आजादी नहीं मिली है तो आप उनको हर बार क्यों बलि का बकरा जैसे ही उनको अथॉरिटी मिली, उन्होंने एक टफ डिसीजन लिया है ना। कौन बांध रहा है, कौन बांधता है सिलेक्टर्स के हाथ? रख लेना अपने साथ। अब तो उसमें यही था कि भाई कप्तान जो चीज कह रहे थे उनको कप्तान को तो दे दिया जा रहा यही बात है ना कि उनकी गलती उनको बीसीसीआई अथॉरिटी देगी कि नहीं, आपके पास ये राइट है कि आप अपने खिलाड़ी को टीम में सेलेक्ट करके दीजिए, आप अपने हिसाब से टीम चुनिए, कप्तान के हिसाब से टीम में चुनिए। कप्तान की शय होनी चाहिए उसमें, लेकिन वो पूरी टीम कप्तान के हिसाब से नहीं हो सकती। टीम तो चुनी जाती है, मैंने देखा है 15, चलो 15 भी चुन लिए, 16 चुन लिए, लेकिन वो 11 जब इंग्लैंड पे आप रविचंद्रन अश्विन को या किसी ऐसे ओपनर को भेज देते हो, अभिमन्यु ईश्वरन, और वहां जाके पता चलता है यार टीम तो उनको ओपनर ही कंसीडर नहीं करती है, उनको उनकी जगह प्लेइंग 11 में टीम कभी सोचती ही नहीं है। तो प्लेइंग 11 में क्या राइट मिलेगा चुनने का? सबसे बड़ा सवाल ये है कि नहीं, इसी तरह का सवाल दीपक ऐसे भी आता है ना कि आप दिनेश कार्तिक को लेकर आपकी क्या सोच थी? अगर 2022 को आप
रिव्यू कर रहे हो तो आप तो हर जगह बटे नजर आते हो ना, कि आपकी सोच इतनी भ्रमित है कि आप राइट जाना चाहते हो, लेफ्ट जाना चाहते हो, खड़े रहना चाहते हो, आगे जाना चाहते हो या पीछे जाना चाहते हो। तो उसमें बहुत सारा ताना वाना बुना जाता है कि सेलेक्टर्स भी हैं। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि सर अगर गूगल की तरह कोई एक सर्च इंजन हो ना बीसीसीआई का, तो 2022 में 2 वर्ड सबसे ज़्यादा सर्च किए गए होंगे, वर्कलोड मैनेजमेंट और दूसरा ये इंजरी मैनेजमेंट। तो इंजरीज की रिकवरी, और ऐसी मीटिंग में मुझे लगता है एक वो आदमी भी शामिल होना चाहिए कि जिस पर पूरी मतलब या तो वो टीम का फिजियो हो, उससे भी पूछा जाए कि फला उसमें वो खिलाड़ी क्यों नहीं था तो उसकी चोट का की सही रिपोर्ट क्या थी, रिकवर होके भी कैसे, जवाबदेही सबकी होगी। वहां पर होंगे ना इसका जवाब देने के लिए। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वर्कलोड मैनेजमेंट और इंजरी की रिकवरी को लेकर आ रही है ना। तो बाकी सब तो अपने कह देंगे, अपनी रिपोर्ट में एक लिख देंगे लास्ट में नीचे वो स्टार लगा के कि वो ड्यू टू ये ड्यू टू ये, फिर चीजें वहीं आके अटक जाती हैं। सर आपको याद होगा इतने सालों से ये है कि हर टूर मैनेजर की एक रिपोर्ट होती है, क्यों हारे, क्यों जीते, क्या दिक्कत थी, लेकिन कभी ऐसा कोई फैसला सुनने में आया नहीं कि चीजें वहां से बेहतर होती हुई दिखाई दें। तो क्या आपको बैलेंस प्लेयर्स की तरफ ज्यादा है जी? ऐसा नहीं है कि इससे पहले इससे बड़े प्लेयर्स नहीं आए, पर अब थोड़ा सा ऐसा हो गया कि अब थोड़ा सा बैलेंस प्लेयर्स की तरफ ज्यादा हो गया। और मैनेजर या तो फिर वो हो जो जिनका बीसीसीआई में एक नाम हो, क्योंकि आपने जब प्रोफेशनल मैनेजर भी साल 1.5 साल रखा था तो आपको याद होगा ना विवाद के साथ उनका भी अंत हुआ था जी। मुझे लगता है कि आई थिंक ये विचारों का आदान प्रदान की बात है, ये थोड़ी सी पावर्स की बात आ गई है कि अब आई डोंट नो इसको लोग कैसे लेंगे। अगर दिलीप वेंगसरकर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी थे, he could take on the captain, he could take on the coach, Greg Chappell coach, Rahul Dravid कप्तान, दिलीप वेंगसरकर चेयरमैन। अब इसी दौरान आपको 2007 वर्ल्ड कप भी हारे आप, ठीक है। तो ये कहने की बात वही है कि कभी कभी क्या होता है उसमें वन अपमैनशिप भी थी कि मैं ये नहीं कि मैं गलत डिसीजन लेना चाहता हूं बट मैं डिसीजन लूंगा। अब थोड़ा सा जैसे मैंने कहा ना बैलेंस प्लेयरों की तरफ ज्यादा है, तो जो प्लेयर्स चाहते हैं, जो कप्तान चाहते हैं, अब कप्तान अकेले नहीं, सीनियर प्लेयर्स भी जो वो चाहते हैं उनको मिल जाता है, जो कि कोई गलत बात नहीं है। बट सिलेक्टर्स की इतनी अथॉरिटी जरूर होनी चाहिए कि जहां पर उनको लगे कि मना कर सकते हैं, मना करें। अब मैंने सुना कि सिलेक्टर्स जो हैं वो ये चाहते हैं कि भाई आपके कुछ प्लेयर्स जो हैं वो स्किप ना करें। प्लेयर कहते नहीं मैं पाजी मैं नहीं खेल रहा हूं, अब सिलेक्टर क्या करे, भाई मैं नहीं खेल रहा पाजी यार ये 6 मैच नहीं खेलने में, वो कहते हैं यार अब क्या करें, तो आप कॉम्बिनेशन तो सारा साल नहीं बना पाए। सो अब मैं ये कहता हूं उन्हीं प्लेयर्स के लिए, भाई वही प्लेयर्स जिनके लिए बेचारों के लिए इतना मुश्किल हो गया था, वो देश के लिए हर मैच भी नहीं खेल पाते थे क्योंकि आईपीएल भी था ना चौथा फॉर्मेट, तो ठीक है ना अब T20 ना खेलें वो लोग, वो ना खेले T20 में जब 3 मैच या 6 मैच आएंगे वो 20 दिन 25 दिन ऑफ ले सकते हो, परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एंड आई थिंक उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये होगी, उनका जो वनडे और टेस्ट क्रिकेट का करियर है वो लंबा ही होगा, वो कम नहीं होगा। एंड कभी ना कभी किसी ना किसी को कहीं ना कहीं जाके एक फॉर्मेट छोड़ना होता है। और T20 आप ऐसा नहीं कि आप अपनी तरफ से कह रहे हो कि ठीक है यार मैं छोड़ देता हूं, शायद इनमें से ज्यादा की अब जरूरत भी नहीं है आप नए T20 सेटअप में। तो ये फ्रीडम जो आपने बोला ना, ये सिलेक्टरों को भी चाहिए, ये हार्दिक पांड्या को भी चाहिए, और ये अंडरस्टैंडिंग रोहित शर्मा की भी होनी चाहिए। क्योंकि अभी ये बड़ा विवाद चल रहा था ना कि रोहित की कप्तानी आई थिंक वो वनडे वर्ल्ड कप के लिए कप्तान है तो है, हार्दिक पांड्या उनके वाइस कैप्टन है, वो उनके अंडरस्टडी है। सो मुझे लगता है ये चीज बैठ के ना होगी तय, और ये इस बार बातचीत में तय नहीं होगी, एक किताबों में तय होनी चाहिए कि क्या करना है। बिकॉज 2022 ऑल सेड एंड डन वो साल था जिससे 1 साल पहले यानी कि 2021 में हम लोग ये कह रहे थे अरे हम तो 4 टीमें बना सकते हैं यार, 4 टीमें बना सकते हैं। अब आप देखिए आपकी जो मेन टीम थी वो इस साल 2 टेस्ट मैच बांग्लादेश में जीती है, 2 टेस्ट मैच जीती है साउथ अफ्रीका में। आप टेस्ट मैचेस हारे, आप एशिया कप हारे, आप लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट भी हारे, आप बांग्लादेश में जाके सीरीज हार गए और आप वर्ल्ड कप में चौथे आए। तो इसका मतलब है कि ऐसा क्या हुआ साल, सवा साल, 1.5 साल में कि आपको ये लगा कि बस यार हम इतने खराब हो गए। आई थिंक मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलता हूं, मेरी बात हो रही थी बीसीसीआई में। 1.25 साल पहले आपको याद है वो मैनचेस्टर टेस्ट मैच जो नहीं हो पाया था लास्ट, 5वां मैनचेस्टर में था, कहां पे था वो लास्ट टेस्ट मैच?
जहां पर कोविड हो गया था। फिफ्थ टेस्ट, पांचवा मैनचेस्टर में था सर, पांचवा नहीं हो पाया था। आप याद कीजिए वो कोविड कैसे फैला था, आपके बोर्ड के रूल्स डिफरेंट थे, वहां पर फिर पार्टी हुई, फिर वो प्लेयरों ने कोविड के नियम नहीं फॉलो किए, करते 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 आपकी टीम में 1-2 केसेस आए और आपके प्लेयरों ने मैच की सुबह टेस्ट मैच खेलने से मना कर दिया था। बीसीसीआई उस दिन प्लेयरों से तरले मिनते करता रहा, यार ऐसे मत करो, टेस्ट मैच खेल लो खेल लो खेल लो। लेकिन उस वक्त प्लेयर यहां उनका नहीं खेलेंगे एंड ऑब्वियसली बीसीसीआई हैड टू अग्री। ठीक है, खैर हम इस साल गए वनडे वगैरह खेलने के लिए, लेकिन बीसीसीआई की बदनामी बड़ी हुई थी उस दिन। मुझे लगता है कि बीसीसीआई को ये समझना चाहिए था, हालांकि ठीक है वो कोविड था सब कुछ था, लेकिन उनको ये समझना चाहिए था कि छूट थोड़ी ज्यादा हो गई थी, छूट भी उस वक्त थोड़ी ज्यादा हो गई थी एंड द प्लेयर्स वर डिसाइडिंग अमंग देमसेल्व्स कि क्या खेलना है क्या नहीं खेलना है, किसको खेलना है किसको नहीं खेलना है। वो चीज नहीं हो सकती थी। आई थिंक 23 में वो सब नहीं चाहिए आपको। सर मीटिंग होगी, इसमें कप्तान से भी होगी कुछ मीटिंग उनके प्रदर्शन के बारे में कि भाई आपकी फिटनेस क्या होगी इस साल, आपके क्या गोल्स हैं इस फिटनेस पे, रेजोल्यूशन आपका क्या है नए साल को लेकर, और बल्ले से रन कब आएंगे इस साल आपके? नहीं, ये तो देखिए इस मीटिंग में आप फिर ऐसे तो कई प्लेयरों को पूछना पड़ेगा कि आपके बल्ले से रन कब आएंगे। आई डोंट थिंक उस तरह की बात होगी, क्योंकि ये इंडिविजुअल प्लेयर की बात नहीं है। कप्तान के तौर पर फिटनेस की बात जरूर की जा सकती है कि आपकी टीम की ओवरऑल फिटनेस भी इतनी कमजोर क्यों है। आई थिंक अगेन जब आप कप्तान की बात करते हैं तो कप्तान से आपको तवक्कुआत क्या होती है उसकी तो आप बात करते हैं कि दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट ऑफ यू। और ऐसा नहीं है कि कप्तान के पास बोलने के लिए कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कि कप्तान भी हो सकता है 4 बातें रखे, हो सकता है कप्तान के जहन में 4 ऐसी बातें हों जो हमें नहीं पता। हो सकता है कि हम 4 चीजों के लिए कप्तान को कसूरवार मार रहे हो सकता है ऐसा ना हो सकता है कप्तान बताए आपको कि यार सिलेक्टर यहां पर गलत थे, ये कोच यहां पर गलत थे, ये बोर्ड वहां पर गलत था, ये भी हो सकता है। सो मेरे कहने का मतलब है कि मैं इसको कोई जैसे पहले आता था ना डंडा चलाओ मीटिंग नहीं देख रहा हूं। ये आई थिंक इट इज लाइक ग्रोन अप मैन सिटिंग टुगेदर। इनकी मीटिंग है, उसके बाद नहीं पहले इनका आई थिंक लंच है, उसके बाद इनकी मीटिंग है। और आई एक्सपेक्ट कि यार जितना ये इसमें से निकल कर आए अच्छा है। हालांकि उसमें एक जो दिलचस्प चीज मुझे लगी है वो है वीवीएस लक्ष्मण को बुलाना। अब वीवीएस लक्ष्मण को बुलाने के पीछे क्या सोच है, मैं उस चीज को समझने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है वो इंटरिम 1-2 बार आपके कोच थे वो टीम के साथ, मुझे नहीं लगता कि उस चीज के लिए उनको बुलाया जा रहा है। इंटरिम तो कप्तान भी बहुत थे, मुझे लगता है कि उनको एनसीए डायरेक्टर के तौर पर शायद बुलाया जा रहा हो। आई डोंट नो क्या उनका रोल और बड़ा किया जा सकता है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में जो हम T20 में अलग डीलिंक करने की बात कर रहे हैं उसमें उनका रोल हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इंजरी मैनेजमेंट के लिए आप लोग क्या करते हैं भाई, प्लेयर्स जब चोटिल होते हैं क्या ट्रेनिंग प्रोसीजर्स हैं, क्या आपका वहां पर रिहैबिलिटेशन है एनसीए में, क्यों इतना वक्त लगता है, तो ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। सर इस मीटिंग में हम जैसे प्लेयर्स की बात तो कर ही रहे हैं कि इस फॉर्मेट में क्या होगा क्या नहीं होगा, अब आगे कुछ सीनियर प्लेयर्स शायद खेलते हुए ना दिखाई दें। कोच का लेकर आपको क्या लगता है, जो आपने कहा भी कि शायद एक अलग कोच की जरूरत है, जैसे हरभजन सिंह ने कहा था अगर मैं गलत नहीं हूं कि आप कोई ऐसा खिलाड़ी लेकर आइए कोच के तौर पर T20 फॉर्मेट में जिसने हालिया T20 फॉर्मेट खेला हो या छोड़ा हो अभी, जिसको उस क्रिकेट का आइडिया हो। जिसके बाद आशीष नेहरा का नाम सामने आने लगा, उन्होंने सजेस्ट किया था। और क्योंकि हार्दिक और आशीष नेहरा की जोड़ी हमने आईपीएल में भी देखी है किस तरह से वर्क किया गुजरात के लिए, उस सब पर आपको लगता है कुछ बातचीत होगी? होगी मतलब चर्चा तो कम से कम होनी चाहिए ना। और चर्चा ये नहीं है कि मैंने तय कर लिया और राहुल द्रविड़ को बता दिया। आई थिंक इस चर्चा में राहुल द्रविड़ शुड बी अ पार्ट ऑफ इट, या आप उनसे भी पूछ सकते हैं ना कि क्या हम ये करें, क्या ये वाजिब होगा। कल को आप नहीं चाहोगे कि मतलब माहौल आपकी टीम में खराब होना शुरू हो, बट मुझे लगता है राशिका ये दिस कुड बी द राइट वे ऑफ डीलिंग विद द सिचुएशन। भाई आप T20 एक अलग, मैंने जैसे कहा एक अलग यूनिट बना दें, आप एक अलग यूनिट बना दें, आप T20 अलग दे दें, कोई बात। आप उनके पास 1.5 साल है ना, और बंकर वाली बात है, आप उनको बंकर में ले जाएं, उनको 1.5 साल आप छोड़ दीजिए, आप 1.5 साल उनको करने दीजिए। बिकॉज राइट नाउ क्योंकि हम T20 हार के आए हैं तो T20 हमारे सिर पे चढ़ रहा है, फिर उसकी अभी कप्तान चेंज हो गया है। आई थिंक T20 अब आपका तीसरा फॉर्मेट हो जाएगा।
आपका तीसरा फॉर्मेट हो जाएगा। आपको अचानक से इस साल जो आपका अटेंशन है वो वनडे क्रिकेट है आपका। जब हम कहते हैं ही इज द वर्ल्ड चैंपियन, वो वर्ल्ड चैंपियन 50 ओवर की बात होती है। तो 50 ओवर का वर्ल्ड कप क्योंकि इंडिया में है, विच इज एक्चुअली अ वेरी गुड चांस कि आप जीत सकते हैं, तो उसको दुरुस्त करना ये एक आपके लिए प्रायोरिटी होगी। दूसरा मुझे डर है, आई डोंट नो लोग टेस्ट क्रिकेट को कितना रिवाइव करना चाहते हैं। रिवाइव इन द सेंस कि आप टेस्ट क्रिकेट तो खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, बट क्या आपके पास नीचे पनीरी है टेस्ट क्रिकेट में? इंडिया के पास व्हाइट बॉल क्रिकेटर्स यंग आते रहेंगे, बिकॉज आपका आईपीएल स्ट्रक्चर भी है, आते रहेंगे, वो अच्छे आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे, ऑर्डिनरी वाले भी आएंगे। दिक्कत आएगी टेस्ट क्रिकेट में। आप मुझे बताइए ना, आपके नीचे सेकेंड लाइन कौन से बैटिंग टेस्ट क्रिकेट में तैयार हो रही है? आप मुझे बताएं नीचे सेकंड लाइन आपकी कौन से स्पिनर्स तैयार हो रहे हैं? अब दो नाम तो बताइए जो आपको लग रहा है कि आज अगर टेस्ट क्रिकेट खिला दिया, दे आर रेडी, दे आर रेडी। और जहां तक फास्ट बॉलिंग की बात है, अब दूर के जाना, ये दिल्ली देख लीजिए, जो इनका तीसरा मैच होना है अभी रणजी ट्रॉफी का, इनके 6 फास्ट बॉलर्स इंजर्ड हो चुके हैं। आईपीएल के जैसे ही वो मिनी ऑक्शन आया, उसके बाद 6 फास्ट बॉलर इनके इंजर्ड है। रणजी ट्रॉफी को खेलना नहीं चाहता। आप आईपीएल पिछले साल का उठा लीजिए ना, और सारे उठा के फास्ट बॉलर्स बता दीजिए कौन कौन से अपने अपने स्टेट से खेल रहे हैं। तो रणजी ट्रॉफी अगर आप नहीं खेलना चाहते हो, आप टेस्ट क्रिकेट कहां से खेलोगे? खेल भी जाओगे तो 2 टेस्ट के बाद ब्रेकडाउन हो जाएगा, कहां से बॉल डाल लोगे? कपिल देव कौन है आप में से जो 131 टेस्ट मैच खेल जाएंगे सिर्फ 1 टेस्ट मैच बाहर बैठ के? तो दैट इज द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम आपको आने वाली है, इन बातों पर भी चर्चा होनी चाहिए। ये एक लॉन्ग टर्म विजन है, आपको कुछ ऐसा बनाना चाहिए। जैसे मैंने कहा, T20 जो प्लेयर नहीं खेल रहे हैं अभी, क्या वो अपने स्टेट के लिए एक एक, अभी मतलब ये 3 मैच नहीं, अभी तो जो नहीं खेल रहे हैं वो शायद छुट्टी पे गए हुए हैं, आप क्या उनको दे सकते हैं कि जाओ यार एक एक 2-2 मैच खेलो अपने अपने स्टेट के लिए? दिल्ली के लिए खेल ले, कोई बॉम्बे के लिए खेल ले, कोई सौराष्ट्र के लिए खेल ले। सौराष्ट्र वाला प्लेयर तो मुझे मालूम है, चेतेश्वर पुजारा तो खेल लेंगे, क्या बाकी प्लेयर खेलेंगे? आप तभी तो आप खुद ही अपनी अपनी क्रिकेट का मजाक उड़वाते हो। आप कैसे ऐसे कर सकते हो? आप रणजी ट्रॉफी खिलाओ ना, आप कहो यार फला प्लेयर आपकी यार फॉर्म नहीं है, आप रन नहीं बनाते हो, जाके खेल लो यार, एक लाल बॉल का मैच खेल के आओ 4 दिन का। फला फास्ट बॉलर आप भी जाके। अब मुझे लगता है कि अगेन बुमराह के बारे में ये कहा जा रहा था कि शायद वो लास्ट वनडे में फिट हो जाए। लास्ट वनडे में फिट हो जाएंगे, ये कौन सा कोई वो थोड़ी है यार, एक कैलेंडर में लिखा हुआ है कि आपकी फिटनेस फलानी डेट को हो जाएगी और लास्ट वनडे तक वो हो जाएंगे। आई थिंक द सिलेक्टर्स आर वाइज इनफ। उन्होंने कहा नहीं सॉरी, एक वनडे के लिए क्यों सिलेक्ट करना? क्या वो सिलेक्टर्स कह सकते हैं कि उनकी फिटनेस हम एक रणजी ट्रॉफी मैच में जज करें? या फिर ये तय हो चुका कि अब वो लाल बॉल की क्रिकेट नहीं खेलेंगे? रविंद्र जडेजा का भी क्या आप उनको कहेंगे, क्योंकि चोट से आ रहे हैं ना, अब लंबी चोट से, तो जाके आप एक रणजी ट्रॉफी मैच खेल के आइए, फिर आपकी फिटनेस देखते हैं। आप ये सब कीजिए तो सही। लेट द प्लेयर्स नॉट डिसाइड। ऐसा नहीं करा जा सकता खेलूंगा मैं, ये नहीं खेलूंगा। आप एक कंपल्शन लगा दीजिए उनके ऊपर कि आपको साल के अंदर 2-3 रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेलने ही खेलने हैं, उसके बाद आपको सिलेक्शन के लिए आपको शेड्यूल ही ऐसा बनाना है ना, आपका शेड्यूल ही तो बनाना है। लेकिन अभी देखिए ना आप, ये अभी आज डेट क्या है? आज 31 है, कल 1 है, तो कई लोग तो चलो न्यू ईयर्स के लिए इधर उधर गए भी हुए हैं। आई थिंक रोहित शर्मा ने मालदीव से आना है, 1 तारीख को आ जाएंगे, वो T20 का हिस्सा नहीं है। आपकी वनडे सीरीज कब से शुरू है? 10 तारीख से ना जी, 10 तारीख को है ना आपका पहला वनडे मैच? जी सर। जी सर को आवाज नहीं आ रही क्या? तो हाँ, मैं कह रहा हूं अगर 10 तारीख तक है, 10 तारीख को है आपका पहला वनडे मैच, तो अभी जो नेक्स्ट राउंड रणजी ट्रॉफी का 1-2 दिन में शुरू होना है, क्या वो मैंडेटरी कर देंगे? आप जो प्लेयर्स T20 नहीं खेल रहे हैं इंडिया के लिए, वो एक एक मैच खेल लें? आप कीजिए, क्यों नहीं खेलते हैं प्लेयर रणजी ट्रॉफी? करवाइए। हाँ, लेकिन होगा नहीं। लेकिन उनमें से ही 27 से जो रणजी ट्रॉफी के कई मैचेस शुरू थे, हर जगह मैचेस थे, इवन दिल्ली के क्रिकेटर्स नहीं खेला ना, नहीं खेला ना उन्होंने, नहीं तो खेला। वो फिर शायद वो भी नहीं खेलेंगे। और कितनी क्रिकेट खेल के आ रहे थे? चलिए मैं ये जानना चाहता हूं, वर्ल्ड कप के बाद तो 20 दिन का सबको गैप मिल गया ना? बिल्कुल। और ये बांग्लादेश का दौरा तो इतना सा हुआ, फिर दूसरा दौरा, उसके बाद आपको क्यों ब्रेक चाहिए?
सर रणजी ट्रॉफी में बात बात सारी वही हमारे आ जाती नॉर्थ की आ जाती है ना, छुट्टियों का क्योंकि माहौल था मुंबई ना से और इसलिए। सौराष्ट्र से तो हम हमारी देखते हैं, होती मुंबई तो- से भी क्रिकेटर श्रेयस अय्यर सूर्या ने खेला है अभी रणजी ट्रॉफी, लेकिन बात दिल्ली की है कि हमारे दिल्ली के क्रिकेटर खेलते हैं या नहीं खेलते। विराट कोहली का नाम भी उनमें नहीं, है। वही जैसा सर ने बोला ना कि आप उनको कंपलसरी कर दीजिए कि अगर आपको टीम में सिलेक्शन के लिए अवेलेबिलिटी दिखानी है तो आपको साल के अंदर 2-3 रणजी मैचेस आपको खेलने ही खेलने पड़ेंगे। तो फिर आपको अगर कंपल्शन लग जाएगा तो हर खिलाड़ी अपने आप को उस तरीके से तैयार भी कर लेगा कि भाई अब आईपीएल के लिए खिलाड़ी अपने आप को तैयार करते ही है ना कि मुझे ये टेस्ट मैच नहीं खेलना, या मुझे ये वनडे मैच नहीं खेलना, या ये T20 सीरीज नहीं खेलनी। या भाई उसी आज हिसाब के से टाइम में आप देखिए, अपने हिसाब से कितनी करिए। क्रिकेट होती है ना और अपनी कि पार्टी की चाहकर तैयारियों भी- में क्या कहते हैं, मशरूफ है दीपक आप। पूरी दुनिया पार्टी की तैयारियों में है। और हाँ, दीपक बेचारे रेडी भी होकर आए हम हैं। अपनी पार्टी बना रहे हैं। यहाँ के बाद तुरंत सीधा दीपक। बिल्कुल है। नहीं यार, हमारी तो पार्टी देखिए सुबह शाम पार्टी है, खबरों के साथ पार्टी है, खबर ही पार्टी है, बस ठीक है, तो पार्टी बरकरार रहनी चाहिए आपकी। बरकरार है। ऋषभ पंत ठीक है? हाँ सर, मतलब फिलहाल आज जो तो खबरें अपडेट आई यही आ हैं रही है कि उसके ऋषभ पंत ठीक है। चीज़ें अब काफ़ी बेहतर हो रही हैं, उनके स्वास्थ्य में अब तेज़ी से सुधार हो रहा है और प्लास्टिक Very सर्जरी good. से लेके तमाम चीज़ें काफ़ी अच्छी उनके रिजल्ट्स आए हैं। तो आई थिंक उनको बाहर भेजा जाएगा बहुत जल्द, इंग्लैंड सबसे भेजा अच्छी जाएगा चीज़ ये है उनको, कि जो भी लोग उनसे ये मिलकर जो आ रहे आपकी हैं, जो वो ये इंजरीज बता रहे हैं हैं, कि उनकी स्पोर्ट्स spirit इंजरीज हैं, जो बड़ी मतलब high है, जैसे जो हमेशा नी रहती है। वगैरह की, High खुश है, हाँ। से ही मतलब खुश हैं, ये smile कर रहे यहाँ हैं, से बातचीत देहरादून कर से रहे हैं। वो उस मतलब वो ट्रॉमा वाले उस ट्रीटमेंट से निकल के मुंबई से इंग्लैंड, आई थिंक आई होप यार वो यंगस्टर ऋषभ पंत मतलब जल्दी ठीक हूं। और उन्होंने जो स्पिरिट दिखाई है, आई थिंक काबिल तारीफ। जितनी बार मैं सोच रहा हूं, जितनी बार मैं वो तस्वीरें देख रहा हूं, वो वीडियोस देख रहा हूं, सिर्फ एक ही बात आती है कि कोई अदृश्य शक्ति थी जिसने उनको बचाया, आई थिंक एक नई जिंदगी दी। एंड उनकी अपनी स्पिरिट भी थी यार कि मतलब वो होश में थे। उन्होंने वो बटन जो बताते हैं गाड़ी में था, उस गाड़ी में जिससे विंडस्क्रीन टूटती है, वो बाहर खुद आए। आई थिंक वो स्पिरिट अपनी अगर वो जगा लेंगे तो शायद और जल्दी अपने पैरों पर खड़े भी हो जाएंगे। ऋषभ पंत 2.0। चलिए, तो एक काम करते हैं, एजेंडा में फिलहाल इतना ही रखते हैं और सर आपको भी हम फ्री करते हैं अब, क्योंकि आपको अपनी पार्टी की तैयारियां करनी है, होस्ट हैं आप, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एक बार आप जाते जल्दी आ जाइए, आप टाइम पे पहुंच जाना। लो हाँ अच्छा होस्ट ना। ओके ओके डन। आप लोग जाते जाते चलो, गुड नाइट और हैप्पी सभी न्यू को- ईयर। सब अपना अपना ध्यान आप रखें सबको यार। बहुत बहुत मुबारक हो नया साल। शुभकामनाएं नए साल की, और उम्मीद है कि नया साल आप सभी का रॉकिंग रहे। रॉकिंग रहे। और भूलिएगा मत कि माई 11 सर्कल पर आपको टीम बनाते रहना है, क्योंकि मैचेस आपको रोजाना तमाम मिल रहे हैं। प्रोबो पर जाकर अपनी ओपिनियन शेयर करनी है आपको, वो मत भूलिएगा। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए, हमारे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो कर लीजिए। और सबसे अच्छी चीज़, सबसे बड़ी चीज़, इंटरेस्टिंग जो फैन जोन हमने बनाया है, मेंबर्स क्लब जो है हमारा, उसको आप जरूर ज्वाइन करें। सिर्फ 29 रुपीज पर मंथ आपको देना है स्पोर्ट्स तक को, और स्पोर्ट्स तक आपको देगा बहुत सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट। जो लोग ऑलरेडी हैं हमारे मेंबर, वो जानते हैं कि हम क्या कुछ वहां पर दे रहे हैं, मजेदार चीजें दे रहे हैं। एक बहुत ही सुपर हिट शो भी वहां पर मिलता है आपको, तो उसके लिए 29 रुपीज पर मंथ आप दे सकते हैं। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर।